नमस्कार आप सभी को और मीडिया का यहाँ पहुँचने पे हार्दिक धन्यवाद। तो आज हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉन्च करने के लिए निकले हुए हैं, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। तो हाथ बदलेगा हालात के तहत आज हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ऐसा मानना ही है और बोल भी रहे हैं हम, तो वो कैसे बदलेगा वो सब आपको हमारे हरनाम सिंह जी बताएंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे और मैनिफेस्टो की मुख्य बातों पे आपके बात करेंगे। मैं ज्योति चौधरी कोऑर्डिनेटर हूँ और ऑब्जर्वर हूँ फॉर 6 डिस्ट्रिक्ट्स। हरनाम जी बताओ, घोषणा पत्र में क्या खास बात है? देखिए, घोषणा पत्र तो आपने भी पढ़ा है, बहुत शानदार घोषणा पत्र में आया है, जिसमें कि हमने हर वर्ग को इसमें टच करने की कोशिश की है। चाहे महिलाओं को 2000 रुपये देने की बात हो, चाहे 500 रुपये सिलेंडर, महंगाई की वजह से जो उनका किचन का बजट गड़बड़ाया है उस पर हम काम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा में 6000 बुढ़ापा पेंशन है, 6000 रुपये हमारे दिव्यांग हैं, 6000 महिलाओं को, विडोज़ को जो पेंशन देने का, मेरे ख्याल देश में सबसे ज़्यादा पेंशन जो है 6000 रुपये हमने इस बार हरियाणा के लिए लॉन्च की है। क्योंकि हरियाणा में 10 साल की खट्टर और मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के लोगों का बजट पूरा गड़बड़ा दिया है। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इसके अलावा युवाओं को जो बेरोजगारी की वजह से नशे की लत की तरफ हरियाणा एक तरफ से बढ़ रहा है, यह एक तरीके से क्राइम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने 2 लाख पक्की नौकरियां हरियाणा के युवाओं को हर सालाना हम देने का वायदा कर रहे हैं इसमें, और हम देंगे भी। पहले भी हमने लाखों नौकरियां हरियाणा के बच्चों को, युवाओं को दी है। नशा मुक्त हरियाणा करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं, और हर परिवार को हमने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिए इसमें हमारा ऐलान है कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। और जो बहुत ही शानदार हमारी एक योजना है, 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, जो कि राजस्थान सरकार में हमारा 5 साल बहुत शानदार अशोक गहलोत जी की सरकार में रहा। और जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके पूरा एक तरीके से घर घबरा जाता है, उसकी बीमारी की वजह से भी और साथ में उसके बिल की वजह से भी। तो 25 लाख रुपए में मैं समझता हूँ बड़ी से बड़ी बीमारी कवर हो सकती है। ये एक बहुत ही शानदार हमारी योजना है, जो राजस्थान में भी सक्सेसफुल थी। आने वाले समय में हरियाणा के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। गरीबों को जो हमारी बहुत शानदार योजना चल रही थी, पहले 7 लाख हमने प्लॉट देने थे, उसमें 3,92,000 प्लॉट हुडा सरकार में हमारे गरीबों को, वंचित तबके के लोगों को दिए। अब फिर हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम 100-100 गज के प्लॉट भी देंगे। इस प्लॉट में अब एडिशन भी कर रहे हैं हम, कि अब हम 2 कमरों का पक्का मकान, उनको किचन टॉयलेट बनाकर, उसमें पानी बिजली का मीटर लगाकर बहुत शानदार 3.5 लाख रुपए की लागत से बनाकर देंगे। और किसान प्रदेश है, ये हरित प्रदेश है, किसानों की धरती है, अन्नदाताओं की धरती है। यहाँ पर हम देखा होगा कि किसानों के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ। 750 किसान हरियाणा में शहीद हुए हमारे 3 काले कानूनों की वजह से। तो उस पर हमारी सरकार ने किसानों के, अन्नदाताओं के लिए MSP कानून की गारंटी का वायदा किया, और तत्काल जो है फसल का मुआवजा जो है वो इमीडिएट दिया जाएगा किसानों के लिए। पहले भी कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने कर्ज माफ़ी की योजना बहुत शानदार थी, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो, भट्टा परसोल में राहुल जी ने बहुत शानदार तरीके से उठाया था। ऐसे जो वंचित तबका, पिछड़ा तबका, उसके लिए जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना जो राहुल जी का एक वायदा है कि पूरे देश में करेंगे, ऐसे हम हरियाणा में भी करेंगे, जिससे कि जो उनके लिए योजनाएं बनाएं जो पिछड़ गए हैं किसी मामलात में। इसमें भी जो क्रीमी लेयर है OBC में, SC में, वो इन्होंने सरकार ने आकर, भाजपा सरकार ने 6 लाख तक कर दिए, जिसको हम बढ़ाकर 10 लाख करेंगे, ताकि उनके बच्चों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए और स्कीम्स में उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके लिए लाभान्वित हो सकें। ये हमारी मुख्य योजना है। इसके अलावा बहुत सारी हमारी अलग अलग वर्गों के लिए भी आने वाले डिटेल्ड मैनिफेस्टो में हम लोग लागू करेंगे। अभी हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत शानदार रिस्पॉन्स पूरे हरियाणा में आ रहा है। आपने लुभावने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ आप बताया, बहुत कुछ आप दे रहे हो। कहीं आपको राजनीतिक पार्टी दूसरी भी हैं, उन्होंने भी यही वादे किए हैं, कहीं आपको लगता नहीं है कि हम ये लुभावने को छोड़ के हम पब्लिक को एजुकेशन दें, हर घर को एजुकेशन दें, हर घर को रोजगार दें, हर घर को स्वास्थ्य सेवाएं दें, और जो हमारे ये वादे हैं ये खत्म हो जाएंगे? जो खुद जिसको रोजगार मिलेगा वो खुद कमा लेगा ये चीज़ें। देखिए 2 लाख रोजगार जो है, आप देखिए बेरोजगारी इस टाइम पूरे चरम पर है। आज इस सरकार ने युवाओं को हर साल नौकरी देने का जो लाखों वायदा किया था वो सब फस्त हो गया। चाहे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि पूरे देश में हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आज 10 साल में उनके कोई रोजगार नहीं दिए, ना खट्टर और सैनी सरकार ने दिए। जब रोजगार, हम पक्की नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पक्की नौकरियों की स्वाभाविक है वो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, लेकिन 2 लाख के बाद भी बहुत लोग ऐसे बच जाते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी है। तो प्राइवेट नौकरी के लिए 25 लाख रुपये इतनी शानदार योजना मैं समझता हूँ बहुत ही दूरगामी योजना है, जिसको हम लागू करेंगे यहाँ पर। नाम जी, देश में बहुत बड़ा वर्ग
पत्रकारों का वर्ग है। और मैंने इतने घोषणा पत्र देखे, शुरू से देखे, पत्रकारों के लिए घोषणा पत्र में कोई वायदा नहीं किया, कोई पत्रकारों के लिए घोषणा नहीं की, किसी पार्टी ने पत्रकारों के हक के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। किसी पार्टी ने पत्रकारों से वोट तक नहीं मांगे। नहीं देखिए ऐसा, जबकि पत्रकार कम से कम नहीं तो करनाल में अगर देखा जाए सब मिला के तो कम से कम 1 लाख से ऊपर पत्रकारों के परिवार भी हैं, और अगर पत्रकारों के साथ जुड़े हुए लोग हैं तो मिलाया जाए तो कम से कम 1.5 लाख पत्रकारों के साथ जुड़े हुए परिवार हैं। बहुत शानदार सवाल है आपका। पत्रकार भी एक तरीके से मैं तो समझता हूँ चौथा पिलर है, समाज के अंग है। नहीं, सबसे पहले इस प्रजातंत्र के चौथे पिलर हैं। जैसे न्यायपालिका है, जैसे कि कार्यपालिका है, जैसे कि आप भी एक इसके बहुत बड़े अंग हैं, आप भी चौथे पिलर हैं। और इस पिलर होने के साथ साथ जो आपका परिवार है वो भी इन सारी योजनाओं को, आप 300 यूनिट बिजली है तो आपके घरों में भी 300 यूनिट बिजली का लाभ मिलेगा। पत्रकारों की जो डिमांड है, पत्रकारों को जैसे एक पेंशन भाजपा सरकार में शुरू हुई, हालांकि मीडिया पॉलिसी हुड्डा साहब ने शुरू की थी सबसे पहले हरियाणा में, तो पत्रकारों के लिए क्या आप आने वाला डिटेल आप अभी जो हमारा डिटेल मैनिफेस्टो आएगा उसमें आप देखिएगा पत्रकारों के लिए, जैसा कि वहाँ से उदय भान जी ने और हुड्डा साहब ने घोषणा भी किया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से कि पत्रकारों के लिए हम विशेष योजना लाने जा रहे हैं, जिसमें कि पत्रकारों को हम घरों का भी और बीमे का भी और उनको पेंशन का भी आगे अपना कुछ एक उनकी योजना जो है मैनिफेस्टो में भी बता नहीं सकता क्या है, वो जल्दी आपको रिलीज होगा। उसमें पत्रकारों को 15,000 रुपये पेंशन मिल रही है 60 साल के बाद। जब तक कई पत्रकार जो 60 साल की पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि पत्रकारों का काम ऐसा होता है कि पेंशन ज़्यादा बीमा नहीं, बिल्कुल आपका वाजिब पॉइंट है। और हम क्या पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने के लिए आप वकालत करेंगे? क्या पत्रकारों की पेंशन की उम्र घटाने के लिए बात करेंगे? क्योंकि आप एक AICC के प्रतिनिधि के तौर पर देखिए मैनिफेस्टो पर जहाँ तक बात है, इसमें जो राज्य की हमारी इकाई है वो इस पर बैठकर काम कर रही है। उस पर बहुत डिटेल्ड इसे जन घोषणा पत्र बनाया गया है गीता भुक्कल जी के द्वारा, और इसमें बहुत सारी कमेटी बनी हमारे लोगों की, उसमें डिटेल उन्होंने चर्चा की है किस किस तरीके से कर रहे हैं। मैं केवल आपको इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी हमेशा से पत्रकारों के लिए उनके विशेष एक उनके मन में, उनके हृदय में एक भाव रहा है। और आप देखिएगा पत्रकारों के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम जरूर एक बात मेरा सवाल है, हरियाणा के अंदर तकरीबन 25 से 30 लाख के करीब सरदार सिखों के वोटें हैं। अभी करनाल में 8 सितंबर को सिख सम्मेलन हुआ जिसके अंदर 1 लाख के करीब लोग पहुँचे। 15 से 20 सीटों के ऊपर विधानसभा का सीधा असर से कारण पड़ता है। इनकी एक ही मांग है कि हमारी कमेटी के इलेक्शन करवाए जाएं। जो मैनिफेस्टो में ये डालेगा कि हम इस कमेटी के इलेक्शन कराएंगे, हरियाणा कमेटी के सरदार उनका साथ देंगे, पर उसके अंदर किसी ने मैनिफेस्टो में कोई ये मांग नहीं रखी हुई है। मैंने ये कहा कि ये अभी हमारी 7 गारंटी मुख्य डिमांड्स हैं, जो मुख्य वायदे हैं जो हम कर रहे हैं। अभी हमारा डिटेल्ड मैनिफेस्टो 1 या 2 दिन में चंडीगढ़ से रिलीज होगा। उसमें बहुत सारी बातें जो आप पत्रकारों से रिलेटेड कह रहे हैं, क्या उसके अंदर ये हरियाणा कमेटी के इलेक्शन कराने के बाद लिखी जाएगी? मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं मैनिफेस्टो कमेटी का पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि चुनाव का समय बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। सरदार सारे तकरीबन नाराज हैं। उन्होंने यह कहा जो पार्टी हमारा मैनिफेस्टो में डाले उसको हम वोट करेंगे, वोट नहीं करेंगे। सर मैं ये बात आपकी हम फॉरवर्ड कराएंगे कमेटी तक, और सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रॉपर आप फ़ोन करके वहाँ कन्वे करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो सरकार बन रही है। लोकतंत्र में जनता के लिए ही सरकार है, जनता के द्वारा है, तो हम आपके प्रति बिल्कुल है कि ये काम करके देंगे आपको। तो इसकी हम अपील जरूर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी बात रख दी जाए। इस बार अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो भाजपा ने वैश्य समाज के 5 लोगों को टिकट दी, कांग्रेस ने केवल 2 लोगों को टिकट दी। जबकि कांग्रेस ने पिछली बार 12 लोगों को टिकट दी, भाजपा ने 13 लोगों को टिकट दी, आम आदमी पार्टी ने केवल 2 लोगों को टिकट दी। तो जो ये हुआ, मतलब जो चीज़ें रही, को भी एक वर्ग को विशेष ध्यान दिया गया इस वर्ग में, इस मतलब जो इलेक्शन में। एक्चुअली इस बार क्या है कि टिकट वितरण इस बार योग्यता के आधार पे हुआ। आपने देखा होगा बड़े काबिल लोगों को टिकटें दी है, बड़ी छांट के। तो जाति आधार में अगर हम देखें तो OBC को भी काफ़ी प्रेफरेंस दी गई है। OBC को भी देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि OBC भी हमें तो पता ही है कि वो जनसंख्या के आधार पे 27% तो करनाल में ही है, तो एक अच्छा इफेक्ट डालता है। तो इस वजह से भी ये आपको लगा है कि प्रॉपर हम जातिगत आधार पे नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोगों ने OBC SC और वर्ग को ज़्यादा टिकट के बारे में जहाँ तक है, कांग्रेस का बहुत ही पारदर्शी तरीका टिकट का है। पहले हमारी इलेक्शन कमेटी बनती है, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, फिर PAC से नाम जाते हैं, उसके बाद फिर छानबीन समिति बनी जिसके चेयरमैन अजय माकन जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी के ट्रेजरार हैं, उनके नेतृत्व में बनी। जो स्क्रीनिंग कमेटी ने स्क्रीन आउट किया, 2 या 3 हर विधानसभा से पैनल बना। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है
जो कि पूरे देश के चुनावों की छानबीन कर कर उसमें योग्य उम्मीदवार, विनेबिलिटी कैंडिडेट और बहुत सारे उसमें आधार थे। और इसके अलावा राहुल जी ने इसको सर्वे के आधार पर भी रखा कि हमने एक बड़ी एजेंसीज़ के साथ सर्वे किया और सर्वे में भी देखा कि कौन कैंडिडेट्स की जनता ज़्यादा डिमांड कर रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों को टिकट नहीं मिल पाता और बहुत योग्य लोगों को टिकट नहीं मिल पाता जिनका संघर्ष रहता है। लेकिन पार्टी है, पार्टी ऐसा है, देर नहीं सबेर नहीं, कभी कभी किसी के लिए देर तो होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अंधेर नहीं है। आने वाले समय में देखिएगा। दूसरी बात ये थी कि जो लोग कांग्रेस के मेंबर ही नहीं थे, जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया, मतलब एक आवेदन सबसे मांगे, जिन्होंने आप हरियाणा में से कई उदाहरण है जिन्होंने आवेदन नहीं किया, उन्होंने पिछले दरवाजे से एक निर्धारित धनराशि ऊपर पहुंचा दी। ना, ऐसा कभी कांग्रेस पार्टी में कोई पैसे का लेन देन का, तो मैं आपको बता दूं, एक तरफा नहीं, बिल्कुल एक बात, एक मैं कैटेगोरी रिजेक्ट करता हूं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि कुछ लोग ऐसे दिए जाते हैं हमेशा, 90 सीटों में 1 या 2 ऐसा हो सकता है कि कोई लोग जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, जैसे विनेश फोगाट है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, वो उन्होंने देश का हमारा नाम रोशन किया है। अब ठीक है, उन्होंने स्वाभाविक है, उन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन वो एक पूरे हरियाणा की आन बान शान है। ऐसे ही और कुछ कैंडिडेट, कोई सोशल विसल ब्लोअर्स होते हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, कोई NGOs चलाते हैं, कोई जुडिशरी के पार्ट से आते हैं, कई लोग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कुछ अच्छे वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं। ऐसे कुछ 2-3% लोगों को ले लिया होगा। बाकी ज़्यादातर टिकट्स जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर, जिन्होंने निरंतर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे, जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहे, भाजपा की सरकार के जितने जन विरोधी नीतियाँ थी उसके खिलाफ वो लड़ते रहे, उन्हीं लोगों को टिकट दी गई। और आप देखिएगा उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत की ओर आगे अग्रसर है। क्या अपील करना चाहोगे हरियाणा के लोगों को? देखिए, हरियाणा के लोगों से तो हरियाणा के लोग बहुत समझदार है, विशेष रूप से हरियाणा का मतदाता। हरियाणा में जिस तरीके से इन्होंने 10 साल खट्टर और सैनी सरकार ने हरियाणा का बुरा हाल किया है, चाहे युवाओं के साथ नौकरी ना देकर, चाहे नशे की तरफ धकेल कर, आज हरियाणा जो क्राइम रिकॉर्ड है उसमें फिरौती, डकैती और मर्डर इस वक्त नंबर 1 पे। आज हरियाणा के बाहर से गुंडे बदमाश आकर यहाँ पर व्यापारियों को तंग कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, रैंसम मांग रहे हैं, इससे लोग बहुत परेशान हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से महिलाओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, किचन का बजट उनका गड़बड़ा गया है, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हों, बच्चों की फ़ीस हो, उससे हमने रिलीफ दिलाने के लिए हम इस पर काम करेंगे और वो लोग इनसे बदला लेंगे। आने वाले समय में आप देखिएगा कि हरियाणा की जनता, मुझे लगता है, मैं हरियाणा की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा कि वो इस बार जो बदलाव आ रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से बदलिए। कांग्रेस की सरकार यहाँ पर लेकर आइए। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 10 साल भी आप लोगों की खूब सेवा की है। आपके आशीर्वाद से बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो खट्टर सरकार ने और अपना हुड्डा साहब ने पूरी की थी। अब हम फिर पुनः आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से हरियाणा का चहुमुखी विकास करेंगे। हरियाणा को फिर उसी वापस ग्लोरी पर लेके जाएंगे। चाहे प्रति व्यक्ति आय जैसे पहले हरियाणा में बहुत ज़्यादा थी, प्रति व्यक्ति निवेश बहुत ज़्यादा था, हरियाणा में खिलाड़ियों का मान सम्मान था, मेडल सबसे ज़्यादा आते थे, हरियाणा क्राइम पे बिल्कुल बहुत नीचे स्तर पर चला गया था, क्राइम जीरो, क्राइम फ्री प्रदेश बन गया था। तो इन सब पर हम लोग फिर दोबारा काम करेंगे और हरियाणा की जनता, मुझे लगता है कि इस बार 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा अनुमान हरियाणा और पंजाब, इसका ड्यूल एक बहुत समय से, जब पहले हरियाणा और पंजाब दोनों एक ही पार्ट था, तो उस पार्ट में जब वो उससे अलग हुआ, उस वक्त चंडीगढ़ जो था एक दोनों राज्यों के हृदय के करीब था। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट नहीं है, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो हरियाणा के लिए भी आज इकट्ठा है और पंजाब के लिए भी इकट्ठा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक लंबी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए मैं समझता हूँ काफ़ी सारे लोग, पंजाब के लोग भी और हरियाणा के लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग ये सेपरेशन भी हो जाए। लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ दोनों ही राज्यों के बहुत दिल के करीब है और चंडीगढ़ कोई नहीं छोड़ना चाहता, इस वजह से ये मुझे लगता है मुश्किल है। विषय में कोई प्रयास किए जाएंगे पार्टी की तरफ से? अधिकतर अधिवक्ता यही मांग करते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, अधिवक्ताओं की बात करें तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अधिवक्ता इसकी मांग कर चुके हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इस पर संज्ञान लिया जाएगा? 100%। जो भी, अगर कोई भी वर्ग, चाहे अधिवक्ता हो चाहे हमारा आम नागरिक हो, अगर किसी बात की वो डिमांड रख रहे हैं तो सरकार उसको बनने के बाद संज्ञान में लेगी और जितना कोशिश हो सकती होगी, क्योंकि ये इस तरीके का, ये एक राज्य का फैसला नहीं है, ये 2 राज्य और केंद्र सरकार, केंद्र शासित जो चंडीगढ़ है उसके बीच का फैसला है। ये फैसला मैं समझता हूँ तब होना ज़्यादा आसान है और मुमकिन है जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार हो
और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार हो और हरियाणा में हो, तो ये फैसला तब ज़्यादा बेहतर तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और केंद्र में जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है वहाँ भारतीय जनता पार्टी उसको कंट्रोल करती है, और आने वाले समय में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये मल्टीपल अथॉरिटीज़ है, तो इसको कैसे टैकल होगा ये एक चैलेंज का विषय है, लेकिन स्वाभाविक है वकीलों की अधिवक्ताओं की अगर डिमांड है तो इस पर आगे बढ़ेगी। 24 के चुनाव में फीसदी आएगी। जो सर्वेज हमारे इंटरनल सर्वेज हमें बता रहे हैं, हमारे ग्राउंड जीरो पर संगठन हमें बता रहा है, हमारे कैंडिडेट्स की रिपोर्ट्स जो आ रही है, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट जो आ रही है कि एक तरफा बदलाव की लहर है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को 10 साल पिछड़ गया हरियाणा उनके राज में, अब सिर्फ एक कांग्रेस ही उनके पास ऑप्शंस हैं। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से एक अपील और करना चाहूँगा कि जितनी ये वोट कटुआ पार्टी है, चाहे वो एएसपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो इन सबको हरियाणा की जनता को अवेयर रहना चाहिए। ये सब बी टीम बीजेपी के रूप में ही काम कर रहे हैं। तो इस वक्त एक तरफ क्लियर मैंडेट के लिए, अच्छे शासन सुशासन प्रशासन के लिए हरियाणा की जनता को एक तरफा कांग्रेस की तरफ आना चाहिए, और जितनी ये वोट कटुआ पार्टी है इनकी जमानत जब्त करनी चाहिए, नोटा से भी कम इनको वोट